सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में आए पाठ तीसरा हिमालय की बेटियों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि शीर्षक से पता चलता है कि हिमालय की बेटियां, हिमालय यहाँ पे लेखक ने हिमालय को पिता के रूप में और बेटियां उसकी नदियों को बेटियां के रूप में बताया है। उसने यहाँ पे लेखक ने हिमालय का मानवीकरण करते हुए वे कह रहे हैं कि हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वह जब मैदानी हिस्सों में यहाँ पहुंचकर वे एक विशाल रूप धारण कर लेती हैं। और लेखक ने यहाँ पे क्या स्पष्ट किया है, वे क्या बताना चाह रहे हैं इस पाठ में। लेखक हिमालय और उसकी नदियों के असीम प्यार, असीम प्रेम के बारे में और उसकी नदियों में जो आपस में प्रेम है उसके बारे में बताना जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं। लेखक ने यहाँ संभ्रांत महिला, नदियों को संभ्रांत महिला के रूप में भी क्यों माना है कि जब लेखक मैदानी हिस्सों में जाकर, मैदानी नदियों में जाकर वहां पर स्नान करते हैं तो उनके मन में ये भाव आता है कि जैसे वे अपनी माँ या दादी की गोद में स्नान कर रहे हैं, अपनी माँ या दादी गोद में बैठे हैं। संभ्रांत का अर्थ है कि शांत और सुशील महिला, कि एक ऐसी लेडी जो सुशील है। वैसे ही लेखक ने यहाँ पे नदियों को संभ्रांत महिला के रूप में प्रदर्शित किया है और बताया है कि एक जैसे महिला शांति से अपना कार्य करती हैं, तो वैसे ये मैदानी हिस्सों में नदियां शांति से बह रही हैं। तो चलिए बच्चों, पाठ को पढ़ते हैं। नागार्जुन जी, तो यहाँ पे नागार्जुन जी ने, लेखक ने हिमालय की बेटियां, हिमालय को पिता माना है और उससे निकलने वाली नदियों को बेटियां कहा है। तो आइए देखते हैं पाठ को पढ़कर। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। तो यहाँ पे लेखक अब क्या बताने जा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि संभ्रांत का अर्थ है अच्छे कुल की महिला, अच्छे कुल की जो नदियां हैं वो ऐसे प्रतीत हो रही थी कि जैसे किसी अच्छे कुल की हो, कि जैसे किसी उनके उसमें स्नान करते हुए लेखक को के मन में ये भाव आ रहे थे कि वह जैसे अपनी मामी, दादी और माँ की गोदी में बैठे हैं। परंतु इस बार जब मैंने हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। तो अब यहाँ इस पैरे में लेखक क्या बता रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि मैं बहुत हैरान हुआ कि जब मैं हिमालय पर चढ़ा, हिमालय पर गया, तो मैं हैरान हो गया कि ये पतली, जो उससे हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं बड़े ही पतले रूप में होती हैं, लेकिन जब वे समतल मैदानों में आती हैं तो उनका रूप विशाल कैसे हो जाता है, वे इतनी बड़ी कैसे हो जाती हैं। तो वो इस बात से बड़े आश्चर्यचकित हैं कि वे इतना, उनका जो रूप है वो विशाल कैसे बन गया। तो लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि वे पहाड़ों में कैसे बहती हैं। अब लेखक आगे बता रहे हैं, इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। तो अब लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि इनका उछलना कूदना, कि जैसे ये पूरे पर्वत में कैसे बहती हुई चंचलता से वेग के साथ मैदानों में उतरती हैं, तो उनका ये खिलखिलाकर हंसते जाना, भाव भंगी, इसका अर्थ है भाव, हाव भाव। इनका ये उल्लास का अर्थ है खुशी, कि इनका ये जो खुशी और ये भाव भंगिमा है, इनके जो हाव भाव है वो कैसे गायब हो जाते हैं, कहाँ पर, मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो अब लेखक यहाँ पे क्या कह रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि हिमालय की जो ये बेटियां हैं
उनको उनको देखकर, उनकी बाल लीला को देखकर उनको इतना कौतूहल, कौतूहल मीन्स आश्चर्य, आश्चर्य होता है, विस्मय, हैरानी होती है कि वह उनका जो यह रूप है वे देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं कि वे कैसे बाल लीलाएं करती हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिनसे इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त नहीं है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। अब लेखक ने यहाँ पर उनके हिमालय से उनके प्रेम, नदियों के साथ उनके प्रेम, उनके प्रेम की असीम प्यार के बारे में बताया है कि उनका हिमालय के साथ इन नदियों का बहुत प्रेम है। ये नदियों का आपस में जो ये पिता और एक बेटी का प्रेम होता है, वैसे ही इनमें हिमालय का उनकी बेटियों के साथ प्रेम है। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियां, बंदूर अधिकतकाएं, सरसब्ज उपतकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। अधिकाएं अर्थात पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, सरसब्ज हरा भरा, उपतकाएं पहाड़ के पास की भूमि। तो अब लेखक यहाँ पे उनके बारे में बता रहे हैं कि इनका लीला निकेतन कितना अजीब है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिन्नार, सफेदा कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो यहाँ पे लेखक ने जंगलों में ये जब नदियां जाती हैं तो वहां भी कैसे कैसे वृक्षों से, पेड़ों में मिलती हैं, जाती हैं, वहां पर पहुंचती हैं। देवदार, यहाँ पर लेखक ने अलग अलग वृक्षों के बारे में बताया है। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुलता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। अब कहते हैं कि बड़ी बड़ी अगर चोटियों से पूछें तो उनके पास कोई उत्तर नहीं मिलता, वे चुप ही रह जाते हैं। सिंधु और, अब आगे देखिए, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिसके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ने जाने कब से इकट्ठा होकर इन दोनों महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। कि अब ये जो इसमें यहाँ पे लेखक ने बताया है कि हिमालय के पिघले हुए, हिमालय से जो बर्फ पिघलकर इकट्ठी होती है तो वो किसमें इकट्ठी रहती है, इन दो महानदों में। किसमें, महानदों मीन्स महानदियों में, सिंधु और ब्रह्मपुत्र में जो हिमालय से बर्फ पिघलकर आती है तो यहाँ पर इस समुद्र में इकट्ठी हो जाती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वत राज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। तो अब लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि वह पर्वतराज कितना सौभाग्यशाली है कि जिन्हें हिमालय की ये दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। पर्वतराज मतलब कि यह समुद्र कितना भाग्यशाली है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि ढूंढे नंग दड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय के ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। तो अब लेखक यहाँ पे क्या बता रहे हैं, लेखक ने यहाँ पर बताने की यहाँ पर लेखक ने यह वर्णन किया है कि हिमालय को ससुर के रूप में मान रहे हैं कि हिमालय क्या है, ससुर है, और समुद्र कौन है, समुद्र उसका दामाद है।
कि जैसे हिमालय से उसकी जो बेटियां, जो ये नदियां निकल रही हैं, वह किसमर जाकर मिल रही हैं, समुद्र में। तो अर्थात कि जो समुद्र कौन है, उनके पति के रूप में है, तो इसलिए जो उसे जो समुद्र को उसका दामाद कहा गया है।